हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्यूटर्स जेई। और कैसे हो सब लोग यार? आई होप कि एकदम बढ़िया होगे और सब बढ़िया तरीके से जो है अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो यार आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 7 ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपका पूरा वाईडीएससी और उसके साथ साथ वाईडीएससी लाइक पैटर्न जो है वो पूरे तरीके से समझ में आ जाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन की मदद से आपको जो है ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। इसी को मैंने नाम दिया है न्यूमेरिकल बेस्ड लर्निंग अप्रोच, जो कि शायद यूट्यूब पे अभी कोई भी नहीं करा रहा है, जो कि सबसे पहले मैं करा रहा हूं। और आपको बस इन 7 क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है ताकि आपके दिमाग में पूरा वाईडीएससी और वाईडीएससी लाइक पैटर्न छप जाए। ठीक है, तो बिना देरी के जो है अपन हेडिंग डालते हैं। हमारी हेडिंग रहेगी वेव ऑप्टिक्स। और हम जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे वाईडीएससी एंड वाईडीएससी लाइक पैटर्न। इधर मैं एक ब्लॉग बना देता हूं जहां पे मैं लिखूंगा कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट मेरा यूज हो रहा होगा उस क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, चलिए तो बिना देरी के हम जो है अपना पहला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन जो है मैं लिख के लाया हूं ताकि ज्यादा परेशानी ना हो। पहला सवाल, तो चलिए हमारा क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और फिर इसका कॉन्सेप्ट लिखते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन में है ना वाईडीएससी डी आपको दिया हुआ है, स्मॉल डी आपको दिया हुआ है, लैम्डा आपको दिया हुआ है। इसी के साथ सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि फाइंड डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। दूसरे पार्ट में पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। तो देखो यार, सबसे पहले अगर वाईडीएससी सेटअप की बात करें, वाईडीएससी सेटअप में हमारे पास जनरल केस में 2 अजम्पशन होते हैं और उन्हीं अजम्पशन से रिलेटेड जो है ये आपका सवाल है। पहला अजम्पशन जो होता है वो ये होता है कि यार आपका डी बहुत बहुत बड़ा होना चाहिए स्मॉल डी से। डी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल डी। अब जो एक कैपिटल डी है वो होता है आपका स्लिट से स्क्रीन की दूरी, और जो स्मॉल डी होता है वो होता है आपकी दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी। अब अगर ऐसा ना हो तो असलियत में हमारा पाथ डिफरेंस क्या होता है? हमारा पाथ डिफरेंस होता है डी प्लस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस रूट ऑफ डी माइनस वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्योंकि हम जो है हमारा अजम्पशन लेते हैं डी ग्रेटर देन स्मॉल डी का, तो हम डायरेक्टली डेल्टा एक्स को डी साइन थीटा लिख सकते हैं। ये तो हमारा पहला अजम्पशन है और उस पहले अजम्पशन को लेने से क्या चीज हम चेंज कर रहे हैं अपने एक्सप्रेशन में, ये देखी जाती है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा अजम्पशन होता है, और वो दूसरा अजम्पशन हमको क्या बोलता है कि भैया लैम्डा बहुत बहुत छोटा होना चाहिए स्मॉल डी से। लैम्डा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल देन स्मॉल डी, मतलब हमारी जो वेवलेंथ है वो बहुत छोटी हो हमारी स्लिट के बीच की दूरी से। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होगा तो हम साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं और उसको टेन थीटा लिख सकते हैं। तभी हम जो है y बाई डी लिखते हैं अपने साइन थीटा को, तभी हमारा साइन थीटा को हम y बाई डी लिख सकते हैं। अब ये जो सवाल है इसी से रिलेटेड है, ये सवाल जो है ये सवाल हमारा इसी से रिलेटेड है। अब देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या चीजें आनी चाहिए? हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि यार फर्स्ट मैक्सिमा पूछ रहा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रहती है वो तो रहती है पाथ डिफरेंस। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस लिख दो। पाथ डिफरेंस क्या होगा? डी साइन थीटा। क्यों होगा? क्योंकि मैं डायरेक्टली बोल पा रहा हूं क्योंकि डी स्मॉल डी से बड़ा है भाई, डी स्मॉल डी से काफी बड़ा है। आप देखो वो 1 मीटर है, वो 1 mm है, वो 1 मिलीमीटर है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, उस 100 सेंटीमीटर में भी 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो हमारा जो कैपिटल डी है वो तो काफी बड़ा है स्मॉल डी से। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं डेल्टा एक्स इज डी साइन थीटा। बहुत सुंदर। लेकिन अब आप दूसरी बात देखो, हमारा लैम्डा और डी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लैम्डा और डी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप ये देखो हाफ mm है, ये देखो 1 mm है। क्या फर्क है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा अब देखो, तो क्या मैं साइन थीटा को डायरेक्टली y बाई डी लिख सकता हूं? नहीं, साइन थीटा को y बाई डी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये वाला अजम्पशन
इस सेटअप के लिए वैलिड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा तो मैं करूंगा कि यार मैं लिखूंगा डी साइन थीटा शुड बी 1 इंटू लेमडा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है ना, फर्स्ट मैक्सिमा की बात हो रही है, तो 1 लेमडा। अच्छा, अब यहां से मैं निकालूंगा साइन थीटा कि भैया साइन थीटा निकालो यार। यहां से तुम निकालोगे साइन थीटा आ जाएगा लेमडा बाई डी को सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अगर लेमडा बाई डी 1/2, साइन थीटा 1/2, इसका मतलब थीटा क्या 30 डिग्री? क्या थीटा 30 डिग्री? और यहीं से आओ टेन थीटा पे। सर टेन थीटा पे क्यों आ रहे हो? याद करो तुम्हारा सेटअप किस तरीके से होता है। सेटअप में जब तुम टेन थीटा निकालोगे तो तुम्हें परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां पे तुमसे पूछा क्या परपेंडिकुलर ही गया है? क्या यहां पे तुमसे पूछा गया है परपेंडिकुलर? क्या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से कितना ऊपर तुम्हारी फर्स्ट मैक्सिमा बन रही है? तो भैया टेन 30 कितना हो जाएगा? टेन 30 हो जाएगा 1/√3, जो कि बराबर हो जाएगा 1/1 वाई अपॉन 1 मीटर के। तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3 मीटर। सही बात है क्या? अरे हाँ या ना? अरे सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? चलिए बहुत बढ़िया, आपने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया है। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर मेरे को आ गया। अब दूसरा पार्ट सुन। दूसरा पार्ट क्या है? फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। ये कैसे बताते हैं, इसका तरीका मैंने लेक्चर में बताया है, लेकिन अभी जो मैं यूज करने वाला हूं वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, जो तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, जो तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि मेंस में तो डायरेक्ट सवाल आएंगे, उसमें ज्यादा लॉजिक मांगा नहीं जा रहा है। आजकल तो यही ट्रेंड देखा जा रहा है। तो तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छी बात है, उसको लगाओ और आगे बढ़ जाओ। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मैक्सिमा की, तो मैक्सिमा का तो सीधा देखो फॉर्मूला होता है 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डी बाई लैम्डा प्लस 1 कर लो। ये करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा देखो। अच्छा, ये जो ब्रैकेट है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? ठीक है, 2 × 2 4 और 1 5। डी बाई लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। डी बाई लैम्डा की वैल्यू आ रही है 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाओ, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 अगेन, तो 2 × 2 4 + 1 5। और इसी के साथ अगर तुम्हें लिखना है नंबर ऑफ मिनिमा, वो होता है 2 × डी बाई लैम्डा प्लस 1/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसको सॉल्व करो। डी बाई लैम्डा तो 2 है, 2 + ½ = 2.5, तो यहां पे आ जाएगा 4। आपके मिनिमा कितने बन रहे हैं? आपके मिनिमा बन रहे हैं 4। देखो ये यहां पे जो मैं यूज कर रहा हूं वो सिर्फ फॉर्मूले यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट फॉर्मूले, ताकि आपके दिमाग में फॉर्मूले भी रहे। असलियत में जो मैंने बताया है, वो मैंने जो लॉजिक बताया, वो लॉजिक आपका जो है लेक्चर में बताया है। ठीक है, वो आप वहां पे देख लो। यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इस फॉर्मूले का यूज करके हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। फॉर्मूला आप देख लो क्या है, d इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d बाई लैम्डा प्लस 1, ये मेरे मैक्सिमा का है। 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ d बाई लैम्डा प्लस ½ ये मेरे किसका है? मिनिमा का है। तो ये मिनिमा का नंबर आ गया, ये मैक्सिमा का नंबर आ गया। अच्छा, 2 क्यों लगाया है? 2 का क्या काम है? 2 क्यों लगाया जा रहा है? 2 इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि भैया जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, उसके ऊपर और उसके नीचे आइदर साइड की हम बात कर रहे हैं। ऊपर वाले के लिए भी बात कर रहे हैं, नीचे वाले के लिए भी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने 2 लगा दिया है। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? कि भैया हमने तो देखो सबसे पहले y भी निकाल लिया कि फर्स्ट मैक्सिमा कहां बन रहा है, फिर हमने ये भी निकाल लिया कि कितने मैक्सिमा बन रहे हैं और कितने मिनिमा बन रहे हैं। अब इसके अलावा तुमको मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं, जो कि इसी से रिलेटेड है, हमारे अजम्पशन से रिलेटेड या हमारी कंडीशन से रिलेटेड। उसमें क्या है, तीसरा क्वेश्चन यहां लिख देता हूं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। इसमें है क्या? इसमें है ये कि भाई आपका नॉर्मल YDSC है और उस YDSC की सोर्स जो है वो व्हाइट लाइट है। ठीक है, YDSC और उस YDSC की सोर्स व्हाइट लाइट है। अब मैंने क्या करा, एक स्लिट पे रेड आपकी स्क्रीन लगा दी, रेड स्क्रीन या रेड पन्नी या रेड स्लैब कुछ ऐसा लगा दिया,
और एक स्लिट पे जो है मैंने ब्लू कलर की पन्नी लगा दी या ब्लू कलर की स्क्रीन लगा दी या मैंने ब्लू कलर की फिल्म लगा दी, ठीक है। जैसे मैं तुमको बना के और दिखा देता हूं। ये तुम्हारा YDSC है, ये तुम्हारी स्लिट्स हैं, इधर मैंने रेड स्क्रीन लगा दी, इधर मैंने ब्लू स्क्रीन लगा दी। ये मेरी स्क्रीन नॉर्मल है जहां पे तुम्हारी फ्रिंजेस देखी जाएंगी, ठीक है। ये मेरी सोर्स है और ये मेरा व्हाइट लाइट सोर्स है। अब तुमसे पूछा गया है कि भैया क्या यहाँ पे इंटरफेरेंस शो होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे इंटरफेरेंस शो होगा या नहीं होगा। तो आंसर इसका ये है कि भाई यहाँ पे इंटरफेरेंस शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि खुद सोचो, जब ये व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट लाइट है और यहां पे जाएगी तो ये रेड लाइट है। रेड लाइट इसका मतलब इसने बाकी सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली और केवल रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसने क्या करा, इसने बाकी सारी एब्जॉर्ब कर ली, केवल ब्लू को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब ये केवल रेड को कर रहा है, ये केवल ब्लू को कर रहा है। अच्छा, YDSC में इंटरफेरेंस शो होने के लिए जो मेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो ये होती है कि मेरी दोनों सोर्सेस कोहेरेंट होने चाहिए, जो कि मैंने तुमको पहले ही लेक्चर में समझाया है कि भैया स्टार्टिंग हमने करी थी सोडियम लैंप लेके, 2 सोडियम लैंप ले लिए थे, लेकिन उनसे प्रॉब्लम ये आई थी कि भैया वो दोनों कोहेरेंट नहीं थे। तभी हमने क्या करा, हमने एक सोर्स लिया और हमने 2 स्लिट बनाई। इससे क्या हुआ था, इससे ये हुआ था कि भैया कोहेरेंट बन रही थी सोर्सेस। अब यहां पे मैंने क्या करा भैया, यहां पे तो मैंने एक रेड स्क्रीन लगा दी, एक ब्लू स्क्रीन लगा दी, क्योंकि इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो कोहेरेंट नहीं रही, कोहेरेंट नहीं रही तो इंटरफेरेंस भी नहीं हुआ। तो अच्छा सवाल था आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, इसीलिए बोला जाता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी चाहिए। चलिए अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं और इसमें कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर आप पूछ सकते हैं, मैं पक्के से आपको आंसर दे रहा हूंगा। तो अब हमने दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिया, हालांकि इसके 4 पार्ट हैं, लेकिन अभी तो हम 2 पे फोकस करेंगे, फिर इसके बाद दोबारा 2 हम और लेंगे। अब देखो ये वाला सवाल क्या कह रहा है, सवाल में क्या है, 2 नैरो स्लिट्स एमिटिंग लाइट इन फेज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 mm। मतलब आपकी जो 2 सोर्सेज हैं, 2 स्लिट्स हैं, उन 2 स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 mm है। इसका मतलब आपको स्मॉल d दिया हुआ है 1 mm। इसके बाद आपको बोला गया कि यार वेवलेंथ आपकी जो है, वेवलेंथ है 5 × 10⁻⁷ मीटर। आपकी वेवलेंथ जो है वो है 5 × 10⁻⁷ मीटर। द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। मतलब आपकी स्लिट से स्क्रीन की दूरी जो कैपिटल डी है वो आपको 1 मीटर दिया हुआ है। अब आपसे पहला सवाल क्या पूछा गया है, पहला सवाल पूछा गया फाइंड सेपरेशन बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, कि भैया कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है। जो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा है मतलब एक मैक्सिमा फिर अगला मैक्सिमा, उसके बीच में सेपरेशन कितनी है। अब ध्यान से सुनो इस बात को कि हमारी असलियत में जो 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता क्या है। अब यहां पे एक नया टर्म आता है, वो आता है फ्रिंज विड्थ। क्या आपको फ्रिंज विड्थ समझ में आता है क्या? क्या आपका ये मैक्सिमा है, ये मिनीमा है, फिर ये मैक्सिमा है, फिर मिनीमा है। तो 2 मैक्सिमा या 2 मिनीमा के बीच की लेंथ को क्या हम बीटा कह देते हैं, और असलियत में ये बीटा ही फ्रिंज विड्थ है। और बीटा का फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो क्या लैम्डा d/d है, क्या लैम्डा d/d है। तो क्या तुमसे वो यहीं पे यही पूछ रहा है कि भैया 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बता दो, 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन बता दो। क्या बीटा ही पूछ रहा है, तो क्या बीटा लिख सकते हैं, क्या बीटा लिख सकते हैं, क्या बीटा लिख सकते हैं, क्या बीटा लैम्डा d/d है, क्या बीटा लैम्डा d/d है। क्या मुझे लैम्डा दिया है, हाँ भैया दिया है, 5 × 10⁻⁷। क्या कैपिटल डी दिया है, हाँ दिया 1 मीटर। क्या मुझको स्मॉल डी भी दिया है 1 mm, मतलब कि 10⁻⁻3। सॉल्व करो कितना आ रहा है, सॉल्व करो कितना आ रहा है, क्या 5 × 10⁻⁴ मीटर इज माई बीटा। क्या मुझे बीटा मिल गया। क्या मुझे 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के
बीच का लेंथ मिल गया। अगर खुद ध्यान से सोचो, अगर यहां पे मिनिमा लिखा होता तो तब भी क्या यही आंसर होता? अगर यहां पे मिनिमा लिखा होता तब भी क्या यही आंसर होता? अगर मिनिमा लिखा होता तब भी क्या यही आंसर होता? बिल्कुल यही आंसर होता, क्योंकि फ्रिंज विड्थ का मतलब ही यही है, दो मैक्सिमा के बीच की लेंथ, दो मिनिमा के बीच की लेंथ, वो भी यही है। अच्छा, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? इफ सेपरेशन बिकम्स 1 mm फाइंड सेपरेशन बिटवीन सोर्सेस। ध्यान से सुनो, अच्छा सवाल है। इसने बोला कि यार ये जो हमने सेपरेशन निकाली है ऊपर वाले सवाल में, दो मैक्सिमा के बीच की सेपरेशन, अगर मैं तुमको बोल दूं कि यार ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन अब 1 mm हो गई, ये सेपरेशन अब 1 mm हो गई, 1 mm हो गई, इसका मतलब 10⁻³ मीटर हो गई। तो मुझे बताना है कि यार सोर्सेज के बीच की सेपरेशन क्या है, मतलब स्मॉल डी क्या है। खुद देखो कि स्मॉल डी घटेगा तो बीटा बढ़ेगा, लॉजिकल बात है। स्मॉल डी घटेगा तो बीटा बढ़ेगा, क्या सही बोल रहा हूं? करो, वही काम करना है तुमको। सेकंड, बीटा अब मेरा हो गया 1 mm, इसका मतलब क्या हो गया? 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। तो बीटा इज 10⁻³ मीटर। क्या मेरा लेमडा अभी भी सेम है? हाँ भैया वही है, 5 × 10⁻⁷। क्या मेरा कैपिटल डी वही है? हाँ भैया कैपिटल डी भी वही है, 1 मीटर। चेंज क्या हुआ है? स्मॉल डी। स्मॉल डी को निकाल लो। स्मॉल डी क्या हो गया? स्मॉल डी हो गया 5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 10⁻³ क्या 5 × 10⁻⁴ मीटर अब मेरा स्मॉल डी हो गया। अरे बेटे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये तो इनवर्स हो गया, ये तो इनवर्स हो गया। जब हमारा ये 10⁻³ था तब ये आया था 5 × 10⁻⁴। अब बोला गया कि भैया 1 mm कर दिया मैंने सेपरेशन बिटवीन सोर्सेस, मतलब अब सेपरेशन बिटवीन सोर्सेस मुझे निकालनी है और इस सेपरेशन को कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा को 1 mm कर दिया, तो वही इंटरचेंज हो गई वैल्यूज। लॉजिकल सी बात है, सारी चीजें क्या है? इंटरकनेक्टेड है, सारी चीजें क्या है? लॉजिकल है। चलिए अब इसी सवाल के अगले दो पार्ट्स पर हम चलते हैं, इसी सवाल के अगले दो पार्ट्स पर हम चलते हैं। चलिए के वो सिंपल है, आसान है, समझने वाले हैं। आप देखिए सबसे पहले पहला पार्ट जो है वो ये बोल रहा है कि भैया इफ इंटेंसिटी ऑफ द सोर्सेज इज I1 विच इज 4I0, I2 इज I0, फाइंड इंटेंसिटी एट y इक्वल टू 1/3 mm। अब देखिए जो हमारा YDSC असलियत में इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है, असलियत में क्या है? इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है। अगर ये इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी से रिलेटेड है, जो कि हम वेव्स से पढ़ते हुए आते हैं। इंटेंसिटी से रिलेटेड है, फाइंड इंटेंसिटी एट 1/3 mm। अब अगर मुझे बोल दिया जाए कि भैया y इक्वल टू 1/3 mm पर मुझे इंटेंसिटी बतानी है, तो क्या मुझे वहां पर डेल्टा x चाहिए? क्या मुझे वहां पर पाथ डिफरेंस चाहिए? पाथ डिफरेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब देखो अगर किसी भी y पर कुछ भी y है, जैसे इस केस में 1/3 mm है, तो असलियत में मुझे इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या फेज डिफरेंस चाहिए होता है? भैया इंटेंसिटी निकालने के लिए तो मुझे फेज डिफरेंस चाहिए। फेज डिफरेंस डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? पाथ डिफरेंस से। पाथ डिफरेंस से रिलेटेड है, पाथ डिफरेंस से रिलेटेड है। अब इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकाल लो, इस पॉइंट पर पाथ डिफरेंस निकाल लो, तो क्या इंटेंसिटी तक पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल पहुंचा जा सकता है। बोलो हाथ खड़े करके जय माता दी। चलो निकालते हैं भैया, y इक्वल टू 1/3 पर मुझे निकालना है, y इक्वल टू 1/3 mm पर मुझे पाथ डिफरेंस निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं भैया, देखिए कैसे निकालते हैं। आपका पाथ डिफरेंस जहां तक मुझे याद आ रहा है सवाल में फेज डिफरेंस आता है 4π/3। ठीक है, देखते हैं। ये तो मुझे याद है तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, तुम लोगों को याद नहीं होगा, तुम लोगों को निकालना है। देखो आपका डेल्टा x क्या होता है? d sin थीटा, या फिर और अच्छे से कह सकते हैं dy/D। ऐसे क्यों लिख दिया? ऐसे क्यों लिख दिया? क्योंकि आप देखो स्मॉल कैपिटल D और स्मॉल d में कितना डिफरेंस है? काफी बड़ा डिफरेंस है। वेवलेंथ और हमारी स्मॉल d में भी काफी बड़ा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं।
वेवलेंथ और स्मॉल डी में भी काफी बड़ा डिफरेंस है। यही हमको चाहिए होता है, हमें अच्छा यही लगता है। हम ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भेदभाव बहुत पसंद है, भेदभाव बहुत पसंद है, बहुत बड़े छोटे बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस देखने को मिले, हमें मजा आता है। चलिए, तो अब मैंने इसको dy बाय कैपिटल D लिख दिया। तो क्या मुझे स्मॉल d की वैल्यू पता है? स्मॉल d इज 1 mm, मतलब 10 की पावर -3। क्या मुझे y पता है? हाँ, y 1/3 है। क्या मुझे कैपिटल D पता है? हाँ, कैपिटल D 1 है। तो यहां से पता चला कि मेरा पाथ डिफरेंस 10 की पावर 3/3 है, 10 की पावर -3/3 है। चलिए, बहुत सुंदर। अब डेल्टा एक्स से फेज डिफरेंस पे कैसे आते हैं? 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स बाई डी। कौन सा फार्मूला यूज हुआ है? कौन सा फार्मूला यूज हुआ है? फार्मूला यूज हुआ है आपका डेल्टा फाइव बाई 2 पाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई लेमडा। ये आपको यार मुंह जुबानी रटा होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको मुंह जुबानी रटा होना चाहिए। चलिए, अब देखिए, क्या 2 पाई इंटू डेल्टा एक्स मेरे को पता है 10 की पावर -3/3 इंटू क्या मुझको कैपिटल क्या मेरे को लेमडा पता है? लेमडा पता है क्या? हाँ, 5 इंटू 10 की पावर -7। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 4 पाई/3 आना चाहिए भाई। क्या गड़बड़ कर दी क्या मैंने? रुको 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 रुको, 7 में से 3 गए, 4 बच रहे हैं। 10 की पावर 4 और 15 है नीचे, है ना? तो क्या बच रहा है आपका? 2 पाई/15 इंटू 10 की पावर 4। भाई कुछ गड़बड़ कर दी क्या? इसको काटो, यहां बचा 3, इसको काटेंगे 5 से तो कितना बचेगा? 4 0 है ना, तो 2000 बच रहा है यहाँ तो यार। आंसर इसका 4 पाई/3 है, मुझे याद है अच्छे से। शायद मैंने कहीं जीरो ज्यादा लगा दी है, जो भी है आप देख लेना, है ना? इसको देख लेना, कहीं मैंने जीरो या मिली यूनिट में कन्वर्जन मैंने गलत किया है कहीं। ठीक है, उस चीज को देख लेना। इसका आंसर 4 पाई/3 है। डेल्टा फाई जो आएगा 4 पाई/3 आएगा। फेज डिफरेंस जो आएगा आपका 4 पाई/3 आएगा। देख लेना, जीरो कहीं मैंने ज्यादा कम कर दिया है, मुझे दिख नहीं रहा, बहुत ज्यादा मैंने कीचड़ कर दी है इधर। ठीक, इतना देख लेना। इसके बाद देखो, जीरो का ही पंगा आ रहा है यहाँ पे, 2 तो आ ही रहा है। 2 इंटू 2 4 पाई/3, कुछ जीरो एक्स्ट्रा आ रही है बस। इसके बाद जाए तो इंटेंसिटी नेट निकालने का क्या फार्मूला पता है? क्या I1 और I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई होता है क्या? अरे हाँ जी कि ना जी, ये फॉर्मूला भी मुझे याद होना चाहिए, इंटेंसिटी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई साहब, I1 4I0, I2 I0, 2 इंटू 4I0 इंटू I0 क्या दे देगा? क्या 2I0 फिर से मिल जाएगा? cos फाई मतलब cos 4 पाई/3। अच्छा, cos 4 पाई/3 इज व्हाट? cos पाई प्लस पाई/3। cos पाई प्लस पाई/3 इज व्हाट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, इसका मतलब cos क्या हुआ? इसका मतलब cos क्या हुआ भैया? cos क्या हुआ भैया? क्या नेगेटिव हुआ? अगर नेगेटिव हुआ तो इसको क्या लिख दूंगा? 5I0 माइनस का cos पाई/3 कितना हुआ? cos पाई/3 कितना हुआ? कितना हुआ? 60। इसका मतलब 1/2। ठीक है, तो यहां पे क्या बचा? 4 इंटू 1/2, मतलब कि 3I0 इज माई आंसर एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। 3I0। इसका मतलब समझ में आया तुमको कि यार इस y पर अगर मेरे सोर्सेज इस इंटेंसिटी और इस इंटेंसिटी के हैं, तो इस y पर इतनी इंटेंसिटी की फ्रिंज बन रही होगी। अब मजे की बात यह है कि ना तो ये मैक्सिमम है और ना ये मिनिमम है। तो जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं ना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के, वो आपको देख करके ये फील दिलाते हैं कि भैया सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा ही बन रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा नहीं बनता, कुछ भी इंटेंसिटी का कुछ भी बन सकता है, कुछ भी फ्रिंज बन सकती है किसी भी इंटेंसिटी की। तो ये देखो, ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है, ना कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन कुछ तो है। हाँ, बस इतना ही बताना था। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमको क्या बोल रहा है भैया? कि हमको क्या बताना है? हमको बताना है क्या 5000th नंबर का मैक्सिमा हमको स्क्रीन पर मिलेगा। अब ये एक ऐसा सवाल है जो शायद डाउट में डाल दे।
सवाल क्या है कि क्या 5000वें नंबर का मैक्सिमा हमको मिलेगा? तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि मैक्सिमा का नंबर ही निकाल लो ना, मैक्सिमा का नंबर ही निकाल लो। जब भी कभी इस तरीके से पूछा था तो ये बोल रहा है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से क्या 5000वें नंबर का मैक्सिमा मिलेगा, तो वो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये देखो आप, अगर मैं देखना चाहूं तो मैं डी बाई लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक कर सकता हूं सीधे सीधे। भैया डी बाई लैम्डा का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ रहा है? आप देखो, स्मॉल डी इज 1 mm एंड लैम्डा इज 5 × 10⁻⁷। ठीक है, कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 2000 के लगभग। ये आ जाएगा आपका 2000, 5 × 10 की सॉरी 10⁻³ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻⁷। ये आपका एग्जैक्टली 2000 आ रहा है। इसका मतलब आपको 2000 ऊपर और 2000 नीचे 1 और ऐड करोगे, एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का ऐड करोगे। लेकिन क्योंकि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से ऊपर ही पूछा तो 2000 ऊपर और 2000 नीचे मिल रहे हैं, तो 5000वें नंबर का मैक्सिमा तो है ही नहीं ना कहीं भी रेंज में। 5000वें नंबर का मैक्सिमा है ही नहीं। लेकिन अगर इसके अलावा तुमको पूछा जाता 1999 नंबर का मिल रहा है क्या, तो आप बोलते हाँ मिल रहा है। अगर आपसे बोल दिया जाता 1177 मिल रहा है क्या, भैया 1100 नंबर का मिल रहा है क्या मैक्सिमा, मिल रहा है। 5000वें नंबर का नहीं मिल रहा, 2000 से ज्यादा नंबर का नहीं मिल रहा। लेकिन क्या 2000 से कम नंबर के मिल रहा है? क्या 1000वें नंबर का मैक्सिमा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, तो ये चेक करने का क्या तरीका है कि कौन से नंबर का मैक्सिमा हमको प्राप्त हो सकता है या कितने मैक्सिमा प्राप्त हो सकते हैं। आप कुछ नहीं, मैक्सिमा की वैल्यू निकाल लो भैया कि मैक्सिमम इतने नंबर के मैक्सिमा मिल सकते हैं। अगर वो नंबर इसके अंदर लाई कर रहा है तो मिल रहा है, अगर वो नंबर इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब नहीं मिल रहा है। खत्म बात, एकदम लॉजिकल है। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो यार देखो, हमारे सामने हमारा तीसरा क्वेश्चन भी आ चुका है और तीसरा क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है कि यार वाईडीएससी को सबसे पहले हमने एयर में परफॉर्म किया, उसके बाद हमने इसको किसी मीडियम में परफॉर्म किया जो कि एयर से अलग है। ठीक है, पहले एयर में परफॉर्म किया फिर किसी मीडियम में किया। अब हमसे बोला जा रहा है कि यार जो एर्थ ब्राइट फ्रिंज है, एर्थ ब्राइट फ्रिंज उस मीडियम की ओवरलैप कर रही है फिफ्थ डार्क फ्रिंज की एयर के साथ। अरे भाई साहब, क्या ये वही सवाल है? क्या ये वही सवाल है? क्या इस बात को समझो तुम कि क्या वाईडीएससी को किसी मीडियम में जब हम उसको कराते हैं तो क्या कुछ चेंज देखा जाता है? वो चेंज हमारा किस प्रकार होता है? वो चेंज हमारा लैम्डा में होता है। वो चेंज लैम्डा को लैम्डा बाय म्यू कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करती है हमारे मीडियम में। यही तो कॉन्सेप्ट है भैया, यही तो कॉन्सेप्ट है। जब भी हम वाईडीएससी को किसी मीडियम में परफॉर्म कराते हैं, मीडियम में परफॉर्म कराते हैं तो लैम्डा चेंज होकर के लैम्डा बाई म्यू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि स्पीड अलग अलग होती है भैया लाइट की हर मीडियम में। इसके कारण हमारी फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ भी चेंज होकर के बीटा बाई म्यू हो जाती है। क्योंकि असलियत में बीटा का फॉर्मूला लैम्डा डी बाई डी है। डी और डी सेम है, लैम्डा चेंज हो रहा है, लैम्डा बाई म्यू हो रहा है, तो बीटा भी बीटा बाई म्यू हो जाएगा। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, घबराना नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि भैया मीडियम की एर्थ ब्राइट फ्रिंज और एयर की फिफ्थ डार्क फ्रिंज ये बराबर है। अब देखो, इसको करने के बहुत तरीके होंगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूं सबसे आसान है। आप मुझे एक बात बताओ, जब वाईडीएससी को मैंने मीडियम में डाल दिया तब उसका चेंज क्या बीटा में आया? आया कि नहीं आया? तो मुझे क्या उस नए वाले बीटा के अकॉर्डिंग एर्थ ब्राइट फ्रिंज लिखनी आती है? वो तो नॉर्मल है, 8 बी डैश 8 बीटा डैश, क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? 8 बीटा डैश, एकदम सिंपल भैया। नॉर्मल वाईडीएससी हो रहा है तो फोर्थ ब्राइट फ्रिंज लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 4 बीटा। सिक्स्थ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 6 बीटा। सेवेंथ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 7 बीटा। एट्थ लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 8 बीटा। वही तो कर रहा हूं। लेकिन ये जो बीटा है ये चेंज्ड बीटा है। ये वो बीटा है जो उस मीडियम के अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा, बस खत्म बात। अब मुझे लिखना है फिफ्थ डार्क फ्रिंज ऑफ एयर। फिफ्थ डार्क फ्रिंज ऑफ एयर, तो इसका मतलब 4.5 बीटा एयर का,
4.5 बीटा एयर का, जो एयर के हिसाब से मेरी फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए ये वो लिखा है, ये वो लिखा है जो मीडियम के हिसाब से फ्रिंज विड्थ होनी चाहिए। अच्छा अब चेंज क्या आया है, इसको क्या मैं बीटा बाई म्यू लिख दूं, जो कि मैंने वहां पे समझाया है। क्यों? क्योंकि लैम्डा चेंज होकर के लैम्डा बाई म्यू होता है, बीटा चेंज होकर के बीटा बाई म्यू हो जाता है। 4.5 बीटा, बीटा को बीटा से बीटा काट दो, बीटा को बीटा से काट दो, आंसर आपका म्यू आ जाएगा 8/4.5। अब देखो आपको मैं करके दिखाता हूं, 8/4.5 कितना होगा, 1.78 होता है। 8 डिवाइडेड बाय 4.5, आंसर 1.77 दिख रहा है आपको। तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 1.77 या 1.78, ऑप्शन में ये था, तो हमारा आंसर आ गया। देखो एकदम सिंपल तरीका है, ये बंदा दिमाग में कर सकता है, सीधे इस फॉर्मूले पे आ सकता है बंदा दिमाग से, सीधे इस फॉर्मूले पे, कोई गलत नहीं है, एकदम सही सवाल किया है। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले सवाल पर। तो यार हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन, वो भी हमारे सामने आ चुका है। और इस सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है कि हमने जो है YDSC परफॉर्म किया है और इस YDSC पर हमने एक ट्रांसपेरेंट पेपर चिपका दिया है। उस पेपर का म्यू हमको दिया हुआ है, उस पेपर का म्यू है हमारा 1.4 और उस पेपर की थिकनेस हमको दी गई है 0.02 मिलीमीटर। हम YDSC के एक्सपेरिमेंट में एक स्लिट पर जो है इसको चिपका देते हैं। अब लेमडा आता है, हम लाइट गिराते हैं उस पर, नॉर्मल YDSC परफॉर्म करते हैं और वो लेमडा जो होता है वो होता है 620 नैनोमीटर का। हमें बताना है कि जब हम उस पेपर को रिमूव कर दें तो कितनी फ्रिंजेस जो हैं सेंटर को क्रॉस करेंगी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाला है? क्या ये कॉन्सेप्ट हमारा ऑप्टिकल पाथ लेंथ वाला है? ऑप्टिकल पाथ लेंथ में क्या होता है, ध्यान से सुनो। हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि जब हम किसी भी स्लैब को इंसर्ट करते हैं किसी भी स्लिट के आगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है और थिकनेस टी होती है, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है। उस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि हमारी फ्रिंजेस जो हैं शिफ्ट कर जाती हैं, हमारी फ्रिंजेस शिफ्ट कर जाती हैं, हमारी फ्रिंजेस मूव कर जाती हैं। असलियत में जिस जगह पर मान लो 4th डार्क फ्रिंज बननी थी, वहां पे अब 5th ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, 6th ब्राइट फ्रिंज बन जाती है। कुछ भी फ्रिंजेस में मूवमेंट देखी जाती है। हमसे क्या बोला गया है इस सवाल में, अब यही चीज चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली जगह पे लिख देता हूं कि असलियत में हुआ क्या। जब हमने कोई भी स्लैब लगाई, जब हमने कोई भी स्लैब लगाई तो लाइट हमारी आई और वो इस जगह जाकर के उसने एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस शो किया, जो कि होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी प्लस हमारा जो x2 माइनस x1 होता है वो तो नॉर्मली होता ही होता है। अब इसकी वजह से हमारी फ्रिंजेस जो हैं शिफ्ट करती हैं, फ्रिंजेस शिफ्ट करती हैं, फ्रिंजेस शिफ्ट करेंगी, फ्रिंजेस शिफ्ट करेंगी। अब आपको मैंने सीधा सीधा एक फॉर्मूला लिखवाया था, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड। वैसे तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि आप ये देखिए कि कितनी लेंथ शिफ्ट हुई है, फिर उस लेंथ का डिवाइड कर दीजिए एक फ्रिंज की विड्थ में, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई हैं। लेकिन अब इसमें इससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं दिया हुआ है ताकि आप ये लेंथ निकाल सकें कि कितनी लेंथ शिफ्ट हुई है, इससे रिलेटेड कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो अब आपको जब नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालनी है तो उसका सीधा सिंपल फॉर्मूला होता है, वो होता है म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय लेमडा, जिसका यूज आप इस जगह पे कर रहे होंगे। सीधे इसका यूज करो आंसर आ जाएगा, सीधा इसका यूज करो आंसर आ जाएगा। देखो म्यू कितना है आपका, आपका फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्टेड का। अच्छा और मजे की बात पता है क्या है, इस क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में उल्टा क्यों दिया है? इस क्वेश्चन में पहले बोला कि पेपर लगा हुआ है, फिर मैंने हटा दिया, तो जब तुम पेपर हटा दोगे तो सारी फ्रिंजेस नॉर्मली सेटल हो जाएंगी। भैया सिंपल सी बात है ना, जब पेपर लगा हुआ है पेपर को हटा दिया तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे होता है। तो जब तुमने पेपर हटाया और जैसे जैसे वो फ्रिंजेस मूव करके नॉर्मली शिफ्ट हुई, तो वो उतनी ही तो मूव करेंगी जब तुम पेपर लगाते तो एक्चुअल में मूव करती।
जब मैंने नॉर्मल वाईडीएससी किया और फिर पेपर लगाया तो कुछ फ्रिंजेस शिफ्ट हुई, अब वो उतनी ही तो शिफ्ट होंगी जब मैं इसका उल्टा प्रोसेस करूंगा, तभी डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज हम कर सकते हैं बोथ केसेस में, चाहे आप सीधे जाओ चाहे आप उल्टे जाओ। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ फ्रिंजेस हो जाएंगी म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाई लेमडा। अब आपको म्यू पता है 1.4 माइनस 1, थिकनेस दी हुई है 0.02 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय आपको लेमडा दिया हुआ है, कहां गया 620 नैनोमीटर, मतलब 620 इंटू 10 की पावर माइनस 9। सॉल्व करो कितना आ रहा है 0.4 इंटू 0.02 इंटू 10 की पावर 9 में से 3 गए 6 डिवाइडेड बाय 620, आंसर शायद इसका 14.26 है, लेकिन आपके सामने हम इसको करके दिखा देते हैं सॉल्व। देखो 0.4 इंटू 0.02 ठीक डिवाइडेड बाय 620, 1.29 इंटू 10 की पावर माइनस 5 कुछ आ रहा है, 14.6 है इसका आंसर। यार मैं कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, गड़बड़ क्या है, क्वेश्चन तो वही है। 0.4 इंटू, ऐसा करते हैं जीरो हटा लो, सारे जीरो हटा दो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 620, इसके 1 2 3 नीचे और 4 तो है ही है, तो 4 नीचे से ऊपर चले गए तो क्या बचा 2 बचे भाई ऊपर। अब देखो 8 का डिवाइड कर देते हैं 62 से, हाँ तो 12.90 आ रहा है शायद, हाँ 12.90, तो आंसर शायद 12.90 होगा यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन इसका आंसर तो हाँ ठीक है यही होगा फिर इसका आंसर, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इसका आंसर ये होगा भाई, आपको म्यू दिया है, आपको 1 दिया है, म्यू माइनस 1 करना है, थिकनेस आपको दी हुई है, एमएम में दी है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, 620 नैनोमीटर है, आपने वेवलेंथ से डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका आया है, ये आया है आपकी कि भैया इतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं आपकी शिफ्ट करेंगी, इतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो हैं आपकी शिफ्ट करेंगी म्यू माइनस 1 इंटू टी डिवाइडेड बाय लेमडा, ये आपका आंसर रहेगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। तो यार हमने जो है अपना 5वें नंबर का सवाल भी लिख लिया है, और हमारा 5वें नंबर का सवाल देखो लॉयड्स मिरर पर है। अब देखो लॉयड्स मिरर में आपको क्या बोला गया है, सबसे पहले जो मिरर की लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर की है, और आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट गिर रही है जिसकी वेवलेंथ जो है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। आप देखिए स्लिट की विड्थ आपको दी हुई है, नैरो स्लिट ऑफ 1 mm, और आपको बोला गया कि वो 5 सेंटीमीटर आपकी मिरर की एज से दूर है। इसके बाद आपको बोला गया है कि भैया फाइंड फ्रिंज विड्थ ऑन अ स्क्रीन 120 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से 120 दूरी पर आपकी स्क्रीन रखी गई है, वहां पे आपको बताना है कि यार फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, और आपको बताना है कि यार विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम अगर आपके सामने आ जाए तो यार बहुत बढ़िया मजेदार बात हो जाएगी। ये देखिए आपका मिरर है जिसकी लेंथ आपको बोली गई है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपकी जो है सोर्स है या स्लिट है, कुछ भी कह लो, ठीक है, और ये मेरी स्क्रीन है कुछ, ठीक। यहां पे यहां से 1 सेंटीमीटर दूर, 1 mm दूर आपका जो है सोर्स है, सही है ना, हाँ। सही है, इसी प्रकार का आपका लॉयड्स मिरर बनता है, और आपकी फ्रिंजिंग जो विड्थ होती है, जो इंटरफेरेंस की स्क्रीन होती है, जो इंटरफेरेंस की विड्थ होती है वो इतनी लेंथ होती है। वो निकालने का तरीका आपको पता है कि यार सिमिलर ट्रायंगल का यूज करो, निकल जाएगा। अच्छा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर ये पूरी 120 है, 120 में से 10 घटा दो तो क्या 110 इधर बचेगा, भाई साहब 110 इधर बच रहा है हमारा, ठीक है। अब मुझे बताना है सबसे पहले फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ मतलब कि बीटा, मतलब कि लेमडा डी बाई डी, वही, क्योंकि अब तो ये वाईडीएससी पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, अब तो ये वाईडीएससी पैटर्न ही फॉलो कर रहा है, अब तो वाईडीएससी ही कर रहा है, तो लेमडा डी बाई डी। अच्छा लेमडा डी बाई डी है तो लेमडा क्या है भैया, लेमडा है 6000 एंगस्ट्रॉम
डी क्या है भैया, डी क्या होगा भैया, देखो डी क्या होगा, डी होगा 120, डी क्या होगा 120। स्मॉल डी क्या होगा, स्मॉल डी क्या होगा, जब इसको यहां पीछे दिखेगी, इसको तो सोर्स अब पीछे दिखेगा यहां पर, तो ये कितना हो गया 1 mm, और तो क्या हो गया 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ इसका मतलब कितना हो गया ये 7, 1 2 3 और -10 कितना हो गया -7, और ये कितना हो गया -1, और ये कितना हो गया +3, तो -8 + 3 -5, 10⁻⁻5 इंटू 6 हुआ ना, ये 6 36, तो ये कितना हो गया आपका 36 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। बीटा आपका आ गया है ये। अब इसके बाद अगर आपको बताना है कि यार इंटरफेरेंस की पैटर्न कितना विड्थ में दिख रहा है, तो यार इसके लिए आपको सिंपल सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करना है। एक बार इस ट्राइंगल को ले लेते हैं और इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको यहां तक की y दे देगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/5 आपको मिल जाएगा y अपॉन ये लेंथ कितनी हो गई 115 है ना, 115 सेंटीमीटर। सॉल्व करते हैं इसको, y आपका आ जाएगा 23 mm, और ऐसे ही आप निकाल लो x, तो इसके लिए निकालना है तो यार ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, इसी के साथ ये वाला एक ट्राइंगल बन रहा है, तो 1/10 ये किसके बराबर हो जाएगा x अपॉन 110 इंटू 10⁻⁻2, ये कटा, ये आपका आ गया 11 mm x, तो आपका आंसर होता है y माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा 23 में से क्या रह गए 13 और 1 12 mm, तो आपका इंटरफेरेंस पैटर्न लॉयड्स मिरर में हो जाएगा 12 mm, फ्रिंज विड्थ आपकी आ जाएगी 36 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने आखिरी के 2 सवाल हमारे बच रहे हैं। एक हमारा बच रहा है बिलिट्स लेंस पर, और एक हमारा बच रहा है, देखता हूं किस पे बच रहा है, तो यार ये हमारा छठा क्वेश्चन, और छठे क्वेश्चन में हमारा देखिए बिलिट्स स्प्लिट लेंस है, बिलिट्स लेंस भी बोल देते हैं कई बार इसको। तो इसमें आपको क्या दिया गया, सबसे पहले आपको लेंस की फोकल लेंथ दी गई है, लेंस की फोकल लेंथ आपकी दी गई है। इसके अलावा आपको दिया गया है कि यार लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेमडा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम है, सोर्स आपका लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है, लेंस से स्क्रीन आपकी जो है वो 130 सेंटीमीटर की दूरी पे। आपको बोला गया है कि यार ओपी लेंथ बताइए, ओपी लेंथ बताइए जब आपकी पी पर थर्ड ब्राइट फ्रिंज मिल रहा होगा, पी पर आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज मिल रहा होगा। एक डेटा शायद मिसिंग है, एक डेटा मिसिंग है, उसको आप ले लीजिए चाहे भले से 1 mm, ये डेटा मिसिंग है आपको, इस डेटा को आप 1 mm ले लो यार। ठीक, अब आपको बताना है कि ये कैसे होगा। बिलिट्स लेंस में हमने जो पढ़ा था कि सबसे पहले तो अपने को v निकालना होता है, v आपका होता है uf अपॉन u प्लस एफ। ठीक है, यहां से आपको मिल जाएगा कि यार आपके अगले बनने वाले सोर्सेस किधर होंगे, क्योंकि आप जब यहां से देखेंगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, ये कुछ ऐसे जाएगा, तो अब आपके सोर्सेस आपको यहां मिल रहे होंगे ऐसे करके कुछ। अब जब ये दूरी आपको पता होगी तभी आप यहां से यहां तक की दूरी निकाल पाओगे। तो v निकालते हैं फटाफट, v आपका क्या आ जाएगा, देखो -10 इंटू फोकल लेंथ कितनी 10 अपॉन u कितना -10, फोकल लेंथ प्लस करके फोकल लेंथ कितनी है आपकी 10 अगेन, तो ऊपर कितना आ गया -100 डिवाइडेड बाय 0 हो रहा है यार, ये तो शायद मेरे ख्याल से u15 है, रुको रुको u15 ले लो, u15 ले लो, हाँ अब सही है।
तो ये कितना हो गया, नीचे नीचे हो गया -5, और ये आपका कट के आ गया आपको 20। तो v आपको मिल रहा है 20। इसका मतलब कि भैया जो आपकी इमेज बन रही होगी वो यहां से 20 दूरी पे बन रही होगी। तो क्या आपको d मिल गया, d आपका कितना हो गया, d आपका हो गया 110 सेंटीमीटर। अब आपको पता करना है कि स्मॉल d कितना है। स्मॉल d पता करने के लिए आपको क्या यूज करना होता है यार, आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब असलियत में मैग्निफिकेशन v/u होता है, v/u होता है, तो सिंपल सा निकालना है मेरे को, तो मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू मैग्निफिकेशन कर लूंगा। अब यहां से देखो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, मैग्निफिकेशन आ जाएगा v/u। v आपके पास है, u आपके पास है, कितना है, v आपने लिख दिया, u आपका 15 है, कितना हो गया भाई 4/3। आपका मैग्निफिकेशन हो गया 4/3। अब आप निकाल लो एच आई कितना आ रहा है, एच आई कितना आ रहा है, एच आई आ रहा है 1 इंटू 4/3, तो 4/3 हो गया। तो यहां से आपको, अच्छा ऐसा करो इसको 3 ले लो तो आपका नंबर बढ़िया बन जाएगा, इसको 3 ले लो तो आपका नंबर बढ़िया बन जाएगा, ये कट गया तो आपका 4 आ जाएगा सीधे। अब आपको यहां से दूरी जो मिल रही है वो दूरी मिल रही है 4, और इसके नीचे वाली दूरी 3 और है, और इसको करना है डबल। इसका मतलब आपका स्मॉल डी हो जाएगा 2 इंटू 4 + 3। देखो 4 तो आपको यहां से मिला कि भैया लेंस का बेस है, 3 आपकी दूरी यहां से पहले से है कि भैया इनके बीच में 3 mm है, यहां से 4 mm ऊपर, और अब इन दोनों के बीच में चाहिए तो 4 और 3 को जोड़ लो और उनका 2 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो कितना हो गया 14 mm हो गया। थोड़ी ज्यादा हो गई मेरे ख्याल से, लेकिन अब अच्छे नंबर बना दिए मैंने, तो आपको क्या मल्टीप्लाई करने में या सॉल्व करने में आसानी रहेगी। करना इसी प्रकार है। अब मुझे पूछा क्या गया, मुझे पूछा गया कि अगर P पर थर्ड ब्राइट फ्रिंज एग्जिस्ट करती है तो मुझे OP की दूरी बतानी है। ठीक है, OP की दूरी बतानी है कि अगर P पर थर्ड ब्राइट फ्रिंज एग्जिस्ट करती है, तो मैं सिंपली क्या लिख दूंगा यार, y = d/d इंटू 3 लैम्डा। अच्छा ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने लिख दिया कि यार देखो पाथ डिफरेंस क्या है, पाथ डिफरेंस तो 3 लैम्डा है ही है, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा है। अब पाथ डिफरेंस क्या होता है, dy/d, तो मैंने डायरेक्टली इसको लिख दिया कि y इधर है, d इंटू 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई d, खत्म। अब आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, आपको d पता है ये रहा 14 mm, आपको कैपिटल D भी पता है कितना है 110 सेंटीमीटर, आपको 3 भी पता है, आपको लैम्डा भी पता है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा y, कितना आएगा सॉल्व करके, लगभग लगभग कैसे निकलेगा भाई, इसमें 14 है, नीचे 11 इंटू 3 है, ये आएगा आपका, फिर इसमें भी 10 की पावर -10 और लगाओ, तो ये हो गया -7, -7 और -3 कितना हो गया आपका -10, नीचे है -2, 2 ऊपर चला गया तो हो गया -8, लगभग ऐसे आएगा आपका। फिर 110 नीचे है, 14 ऊपर है, 3 ऊपर है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। ये आपका बिलेट्स लेंस का है, बहुत ही रेयर पूछा जाता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो ये है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि मैं इसके नंबर्स भूल गया था, मुझे नंबर नहीं पता था, तो मैंने इसके नंबर अपने आप से बनाए ताकि थोड़ी कैलकुलेशन आसान रहे। अब ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, बिलेट्स लेंस समझ में आ गया। इसके बाद चलते हैं आखिरी क्वेश्चन, जो कि हमारा थिन फिल्म इंटरफेरेंस का। थिन तो ये देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि थिन फिल्म इंटरफेरेंस का है। इस पे आपको बोला गया है कि यार एक ग्लास प्लेट है जो कि एक थिन लेयर से कवर्ड है, उस थिन लेयर का म्यू आपको दिया हुआ है 1.8, और इस थिन लेयर की जो थिकनेस है वो है t। अब आपका जो लैम्डा है वो दिया हुआ है 6400 एंगस्ट्रॉम, 6400 एंगस्ट्रॉम। अब दो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। पहला तो पूछा गया कंडीशन बता दो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। इसके अलावा आपको दूसरी चीज क्या बतानी है कि यार कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम टी कितना होना चाहिए। अब देखो ये तो आसान सवाल है, इसमें पहले पार्ट में तो आपको केवल कंडीशन ही लिखनी है, पहले पार्ट में तो आपको केवल कंडीशन ही लिखनी है। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2
इज एन लैम्डा, ये तो कंस्ट्रक्टिव की होती है भैया, ये तो आपको डायरेक्टली पता ही है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये डिस्ट्रक्टिव की होती है। ये तो डायरेक्ट कंडीशन है, यही तो पूछ रहा है, वो कंडीशन बता दो, यही कंडीशन, यही तो कंडीशन होती है। इसके अलावा सेकंड की बात करें तो सेकंड में आपको बोला है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हो रहा है तो मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ टी की। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। अच्छा, अब मिनिमम वैल्यू की अगर बात कर रहा है तो क्या ये लैम्डा ही होना चाहिए, क्या ये एन जीरो होना चाहिए? क्योंकि भैया एन 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम की बात हो रही है तो एन जीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब 2 म्यू टी शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। यहां से आप टी निकाल लो, टी कितना आ जाएगा भैया, लैम्डा बाई 4 डिवाइडेड बाय म्यू। टी मिनिमम आपका आ जाएगा, लैम्डा कितना है 6400 एंगस्ट्रॉम, म्यू कितना है 1.8। ये आपका आंसर आ जाएगा मिनिमम टी का। इसी के साथ हमने अपने सारे टॉपिक्स वाईडीएससी से रिलेटेड जितने भी थे वो सभी हमने कर लिए हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन, एक फ्रेस्नेल बायप्रिज्म का वो आप देख लेना, और इसके अलावा एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का 10.16 या 10.38 है शायद, 10.38 नहीं है शायद, 10.16 ही है, 10.18 है, 10.18 नंबर का सवाल आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, उसको जाकर के और देख लेना, वो भी एक अच्छा सवाल है। इतना ही मुझे आपको बताना था यार। आई होप कि आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो, क्योंकि इसमें यार मेहनत ज़्यादा लग रही है मेरी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लिखना भी है, समझाना भी है और उसको सॉल्व भी करना है, प्लस उससे पहले मेरे को बैकएंड पे काम ये करना है कि यार क्वेश्चन ढूंढने भी हैं अच्छे, और फिर उनमें कुछ चेंजेस लाने, कुछ उसका फ्रेमवर्क करना है। तो इसके लिए यार आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका सपोर्ट कैसे मिल सकता है यार, आप कमेंट करके बताइए, क्या आपको और अच्छा मिल सकता है, क्या आप और अच्छा मैं इसमें ऐड कर सकता हूं, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इसके अलावा इसको शेयर करो, लाइक करो, और जो सबसे बड़ा प्यार आपका मिलेगा वो मिलेगा आपको सब्सक्राइब का बटन दबा करके। सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। इसी के साथ मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।